हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। अभी तक हमने यहाँ सारे लॉजिक गेट्स देख चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा के ऊपर हम 3 से 4 क्वेश्चन जो है नीम सेट में अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन नीम सेट में बूलियन अलजेब्रा से आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर जितनी भी थ्योरीज है वो मैंने सारी कवर कर दी है और इस पर जितने भी नीम सेट में PYQ हैं वो हम सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में। और जितनी भी थ्योरी है इसमें, जैसे मैक्स टर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिन टर्म पे पूछा जाता है, के मैप पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें मैंने बूलियन अलजेब्रा के अंदर कवर कर दी है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बूलियन वेरिएबल्स। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, बूलियन वेरिएबल्स। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअल बूलियन वेरिएबल होता क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कि बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर कौन कौन सी आइडेंटिटीज आती है और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके डेफिनेशन लिखिएगा। दिस आर द वेरिएबल्स विच दिस आर द वेरिएबल्स which have only two values। कितनी वैल्यूज होती है? 2 वैल्यूज होती है। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनपुट एंड आउटपुट variables used with the input and output variables used with gates are boolean variables। ठीक है भाई, कोई बात नहीं समझ में आया छोड़, ठीक है। डेफिनेशन हमको ऐसी कॉपी में नोट डाउन कर देनी है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम समझ जाएंगे कि चीज़ें काम कैसे करती है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, उसके पहले ये छोटा सा टॉपिक मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, बूलियन वेरिएबल्स। मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है भाई, अब जो मेन टॉपिक है हमारा बूलियन अलजेब्रा, वो क्या होता है? अब मैंने बूलियन वेरिएबल्स आपको बता दिया। अब बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो डील करता है बूलियन वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है भाई, कैसे डील करता है? आने वाली आइडेंटिटीज में हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा कैसे, जितनी भी इसकी आइडेंटिटीज है वो सारे वेरिएबल्स के साथ ही डील करती है। बूलियन अलजेब्रा हम उसको कहेंगे जो डील करता है बूलियन वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, बट आपको ये मैंने बता दिया है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट आता है बूलियन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास? बूलियन फंक्शन। ठीक है, और छोटा सा आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं इसकी। द अलजेब्रा which deals with boolean variables। ठीक है भाई, उसको क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। एक चीज होती है हमारे पास बूलियन फंक्शन। ठीक है, एक चीज क्या होती है हमारे पास? बूलियन फंक्शन। तो एक हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, बूलियन फंक्शन। ये सारे बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक्स हैं, ताकि सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो कि हाँ, हम ये सब चीज़ें जो हम नहीं सुन रहे हैं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बूलियन फंक्शन में क्या आएगा? सपोज करो कि मेरा कोई इनपुट है, जैसा हमने गेट्स में बात नहीं करी थी कि जैसे एंड गेट है, अगर उसमें ए और बी मैंने इनपुट डाला था तो फंक्शन मेरा आउटपुट जो निकल के आता था F=A.B, वो मेरा क्या होता था? फंक्शन होता था। तो उसी के फॉर्म में यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में मतलब टाइप ऑफ इक्वेशन बनेगी। जैसे मैं बोल दूँ, लेट से मेरे पास है एक
बूलियन फंक्शन, लेट्स से मेरे पास है f इक्वल्स टू क्या है भाई, f इक्वल्स टू a डॉट b प्लस ऑफ c। ये क्या है मेरे पास एक बूलियन फंक्शन। तो जो f है मेरा यहाँ पे वो क्या है मेरा बूलियन फंक्शन है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a b एंड c पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि f इज अ फंक्शन which depends on a b and c। ठीक है भाई, समझ में आया बूलियन फंक्शन क्या होता है? सिंपल है, फंक्शन होता है f के फॉर्म में जो डिपेंड करता है a b और c। वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो उसी के फॉर्म में फंक्शन बनाएगा। सो अब आती है हमारी आइडेंटिटीज़ की बात, जो कि है बूलियन अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको क्या करना है कि जो आइडेंटिटी मैं लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो भी फंक्शन इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो जितनी भी आइडेंटिटीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप सारी लिख लीजिएगा, और उनका यूज़ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। ठीक है, तो इसको अपने को डायरेक्टली याद रखना है कि ये आइडेंटिटी कैसे काम करती है। ठीक है, सारी चीज़ें। सो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहली कौन सी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या होता है, सपोज करो इसके अंदर है मेरे पास एक है a प्लस 0, ये इक्वल्स टू होगा a के। ठीक है भाई, और एक है मेरे पास a डॉट 1। ठीक है, a डॉट 1, ये मेरे पास क्या होगा a। इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा क्या है मेरे पास, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ये लॉस के साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि a प्लस 0 क्या होता है। ठीक है, अब वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आप आइडेंटिटी एलिमेंट से आपको याद आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आप इसके नाम भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको यूज करते हुए आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसके अंदर होता है a प्लस बी जो है मेरा वो किसके इक्वल रहेगा, b प्लस ए के। ठीक है भाई, और दूसरा क्या आएगा मेरे पास, डॉट के फॉर्म में, a डॉट b इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरे पास, b डॉट a। ठीक है भाई, याद रहेगा। 2 पढ़ी है हमने, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, जो कि बहुत आसान है। तीसरी है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तीसरा क्या है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, अगर मेरे पास a डॉट b प्लस सी है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा मेरे पास, a डॉट b प्लस a डॉट सी। ठीक है, a डॉट b प्लस a डॉट सी। अगर मेरे पास एक और आइडेंटिटी है जो कि है a प्लस b डॉट c के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, a प्लस b डॉट a प्लस सी। ठीक है भाई, आसान है। अब चौथी आइडेंटिटी मेरे पास है, चौथी। ठीक है, फोर्थ वन क्या रहेगा मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने a प्लस ए बार करा है, सॉरी a प्लस ए बार या a कॉम्प्लीमेंट करा है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास फिफ्थ आती है कि a डॉट ए बार क्या होगा, प्लस तो कर दिया, a डॉट ए बार क्या होगा, वो होगा 0 के इक्वल। ठीक है भाई, a डॉट ए बार क्या होगा, 0 के इक्वल, a प्लस ए बार क्या होगा, 1 के इक्वल। अब एक टॉपिक आता है मेरे पास आइडेंटिटी के अंदर ही आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। इसके अंदर सबसे पहला जो मेरे पास आएगा, सबसे पहला मेरे पास क्या आएगा इसमें, कि अगर मेरे पास प्लस है तो मैं उसको ऐसे शो कर सकता हूँ डॉट के फॉर्म में। ठीक है, और फिर दूसरा क्या आएगा मेरे पास, कि मेरे पास अगर डॉट है, ठीक है, तो सीधी सी बात है मैं उसको प्लस लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, अगर मेरे पास 1 है
सॉरी, अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 0, अगर मेरे पास 0 है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 1। ठीक है, इजी है। जैसे सपोज करो मेरे पास है a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको सीधा a डॉट बी प्लस सी लिख सकता हूँ, a डॉट बी प्लस सी। अब मैंने रिवर्स कर दिया, प्लस को मैंने कर दिया डॉट में और डॉट को कर दिया मैंने प्लस में, और 1 को क्या हो जाएगा मेरा, 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है भाई, 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 0, तो a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। सेवंथ वाला मेरे पास आता है, सेवंथ वाला आता है a प्लस ए इक्वल्स टू कितना होता है a। ठीक है, a प्लस ए मेरे पास कितना होगा a। अगर मैं 8th वाले की बात करूं, a प्लस 1 कितना होता है मेरे पास, तो वो क्या होगा 1। ठीक है, अगर a डॉट ए की बात करूं, अगर मैं a डॉट ए की बात करूं तो वो सिंपल मेरे पास क्या होगा a। ठीक है, 10th वाला क्या है a डॉट 0, मतलब सीधी सी बात है 0 होगा। और अगर मैंने बोला कि मेरे पास a डबल बार है, क्या है a डबल बार, तो वो क्या होगा a। ठीक है, और अगर मैं 12th वाले की बात करूं जो कि है a प्लस ए बार b, वो क्या होगा a प्लस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है कि आगे और कौन कौन सी आइडेंटिटीज बन सकती है। ठीक है, सो एक और आइडेंटिटी होगी, नंबर डालिएगा 13। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी प्लस ऑफ c, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस ऑफ बी प्लस सी लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है भाई, लिख सकते हैं। 14th वाले में एक और आइडेंटिटी है जो कि है डॉट के फॉर्म में, a डॉट बी डॉट ऑफ सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a डॉट बी डॉट सी, a डॉट बी डॉट सी। ठीक है भाई, ये तो हो गई सारी हमारी आइडेंटिटी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी, एक होगी आपकी ये वाली। ठीक है, एक ये वाली होगी, एक ये भी होगी, और डबल बार वाली भी होगी। ये नीचे की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी लगभग जितनी भी मैंने बताई ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लिखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ में कौन कौन सी आइडेंटिटी आती है हमारे पास। सपोज करो मेरे पास है a प्लस बी का होल बार, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा a बार डॉट बी बार। ठीक है भाई, अब बी वाली आइडेंटिटी मेरे पास सपोज करो आती है कि अब प्लस हो गया, अब मैं डॉट की बात करता हूँ a डॉट बी का। और ये चीज़ आपको सोचना है, खुद से सोचना है। अगर प्लस के फॉर्म में हो गया ठीक है भाई, अगर इनटू के फॉर्म में होगा तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ भी नहीं, वो प्लस के फॉर्म में बदल जाएगा, a बार प्लस ऑफ बी बार। समझ में आई बात। अगर सपोज करो मेरे पास a डॉट बी के फॉर्म में यहाँ पे डबल बार है यहाँ, तो मैं क्या करूँगा a डॉट बी। ये तो हो गई हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि ये वाली जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ में नहीं आएगी आपकी, सॉरी, ये है 16 नंबर। ठीक है, ये अलग से डी मॉर्गन्स लॉ सिर्फ यहाँ तक है आपका। दोनों आइडेंटिटी डी मॉर्गन्स लॉ में होती है, और a डॉट बी जो डबल बार है वो a डॉट बी होता है। अब आता है हमारे पास कंसेंसस थ्योरम। ठीक है, कौन सी, कंसेंसस थ्योरम, जो कि जिसको रिडंडेंट थ्योरम के फॉर्म में भी हम जानते हैं। सो हेडिंग डालिएगा कंसेंसस थ्योरम। ठीक है, कंसेंसस थ्योरम। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली नीम सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये थ्योरम होती क्या है, और हम इसका यूज़ जो है वो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। डायरेक्टली इस पर जो थ्योरम मैं भी बताऊंगा उसमें डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास 3 वेरिएबल है और मेरे पास ये इक्वेशन है, कौन सी, ए बी प्लस ऑफ ए बार सी प्लस ऑफ बी सी इक्वल्स टू किसके होगा, ए बी प्लस ऑफ
ए बार सी। ठीक है भाई, अब ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो हमारी जो है कंसेंसस थ्योरम है या रिडंडेंट थ्योरम जो भी बोलते हैं उसको, तो वो कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ये जो टर्म होती है, ठीक है, ये जो होता है ये होता है हमारा रिडंडेंट टर्म, ठीक है भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से टर्म जो है हमारी रिडंडेंट है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बोलूंगा कि कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, या बोलूंगा कुछ कंडीशंस है। तो 3 कंडीशंस है जो कि थ्योरम में लगेगी, ठीक है। जो 3 कंडीशंस है वो आपको याद रखना है। 3 कंडीशंस आर देयर, ठीक है। 3 कंडीशंस आर देयर फॉर दिस थ्योरम। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली, अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं, 3 वेरिएबल आपकी इक्वेशन में होना ही होना चाहिए, ठीक है। 3 वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लाइक ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स लिखिएगा, 3 वेरिएबल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन, जैसे हमारे यहाँ पे ए बी सी है। अब दूसरी बात क्या होगी, ईच वेरिएबल आर रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। ईच वेरिएबल आर रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखनी है कि 1 वेरिएबल मस्ट प्रेजेंट इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। एक वेरिएबल तो आपका होना ही होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, जैसा हमारे पास क्या है यहाँ पे ए के फॉर्म में जो है ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है। तो 1 वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 1 वेरिएबल मस्ट प्रेजेंट इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है, इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है भाई। 3 कंडीशंस हो गई, तीनों क्या है, एक बार और रिवाइज करेंगे। जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए मस्ट बी प्रेजेंट इन इक्वेशन, जैसे हमारे पास ए बी सी है और हर वेरिएबल 2 बार रिपीट होना चाहिए। जैसे हम देखें ए जो है हमारा वो 2 बार रिपीट हुआ है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, वो आउटपुट है, ठीक है, उसको नहीं, ये बता रहा हूँ ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। इसमें 2 बार ए रिपीट हुआ है, 2 बार बी रिपीट हुआ है और 2 बार सी रिपीट हुआ है। वो जो है हमारा वो रिड्यूस करने के बाद ये जो हमारा आंसर है, ये जो है ये हमारा रिड्यूस करने के बाद आया ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है। अब रिडंडेंट टर्म को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे आपको क्या याद रखना है कि रिडंडेंट टर्म हमारी ऐसे रिड्यूस होगी। जैसे सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे जो है इस वाले क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपने रिडंडेंट टर्म कैसे निकाली, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है ए बी, ठीक है, ए बी ए बार सी, ये थ्योरम ही है, ठीक है, बट मैं इससे ही समझाता हूँ और क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ देखिए कि मेरे पास ए जो है, ठीक है, एक ए यहाँ है यहाँ पे। अब ऐसा मुझे वेरिएबल देखना है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है भाई। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? वो ए और ए बार, ठीक है, ए और ए बार, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए बार कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने देख लिया कि ए बी और ए बार सी ये तो हमारा रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है और इसी से हमारा रिजल्ट बनेगा। तो जो वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नहीं है और उसके साथ जो भी वेरिएबल है, जैसे हमारे पास बचा बी सी, तो ये होगा हमारा रिडंडेंट टर्म, ठीक है, बात समझ में। और यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, ए बी। मतलब आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ ये है कि भाई हमको सिंपल क्या करना है कि जो हमको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, ठीक है, एक वो हो गया ए बार, और जिसका मतलब कॉम्प्लीमेंट एक नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ क्या ए और ए बार है। मतलब इन दोनों के साथ जो वेरिएबल्स होंगे उनको हमको रिड्यूस नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि सपोज करना, एक एग्जांपल लिखिएगा। जैसे इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है, क्यू डाल देते हैं, क्वेश्चन 1। सपोज करो मेरे पास है ए बी, ठीक है, बी, अब मैंने यहाँ पे कर दिया सी डैश प्लस ऑफ ए सी, ठीक है। सबसे पहला क्या काम रहेगा हमारा, सारी कंडीशंस को चेक करना। 2 वेरिएबल है भाई, सॉरी, सबसे पहली कंडीशन क्या, हमारे 3 वेरिएबल है ए बी और सी, ठीक है।
दो दो हैं, उनके दो दो पेयर में हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है, दोनों दो दो हो गए। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई एक कॉम्प्लीमेंट है, हाँ एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये जो हमारी थ्योरम है कंसेंसस थ्योरम है, ठीक है। अब बात आती है कि हम रिडंडेंट टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो टर्म हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि मैं अगर आपसे बात करूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी एंड सी बार है उसके साथ हमारे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के फॉर्म में कौन कौन से, एक बी सी बार प्लस ऑफ ए सी। तो सीधी सी बात है कि ये रिड्यूस नहीं होंगे और उसके साथ जो है हमारा ए बी जो है यहाँ से वो होगा हमारा रिडंडेंट टर्म, ठीक है, रिडंडेंट टर्म। तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो इसका आंसर जो आएगा बी सी बार प्लस ऑफ ए सी, ठीक है भाई। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको पहचानना है कि ठीक है ये जो हमारा है कि रिडंडेंट फॉर्म में बन रहा है, इससे कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या, तो अगर वैसा आपको कुछ दिखता है तो आपको रिड्यूस करके सीधा आंसर लिख देना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है लास्ट तक। अब ये तो बात हो गई कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम करते हैं बूलियन अलजेब्रा के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखिएगा आप, ठीक है। सपोज करो मेरे पास है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा फंक्शन के फॉर्म में, जैसा मैंने बताया था फंक्शन के फॉर्म में, एफ के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा ए प्लस ऑफ ए बी और दोनों के ऊपर है बार, ठीक है, प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ ए बार बी प्लस ऑफ ए बी, ठीक है, ये हो गया। हाँ भाई, अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है सॉल्यूशन। अब मैं क्या देखूंगा कि ए मेरे पास 2 बार है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी मेरी, ए और ए को कंबाइन कर लूंगा, ठीक है भाई, जो एक जैसे दिखते हैं उसको साथ ले लेते हैं, ठीक है, जो एक से दिखते हैं उसको हम साथ ले लेते हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे कौन कौन साथ एक जैसा दिख रहा है, ए बार भी दिख रहा है, बी भी है, तो ए बार कॉमन आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, ए बार को मैंने ले लिया कॉमन, कहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ए बार ले लिया कॉमन, तो मेरे पास अंदर बचेगा बी प्लस बी बार, क्या बचेगा, बी प्लस बी बार, ठीक है भाई। कौन कौन सी टर्म सॉल्व हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, बचा क्या ए बी, तो मैं क्या करूँगा अभी के लिए उसको ए बी को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब ए प्लस ए मेरे पास क्या होता था, ठीक है, याद करो, ए प्लस ए जो होता था मेरे पास ए के फॉर्म में होता था, ठीक है, और बी प्लस बी बार क्या होता था, बी प्लस बी बार मेरे पास होता था 1, ठीक है, ए बार। मैं बी प्लस बी बार को आपको एक याद, मतलब कोई भी फॉर्म में हो, सपोज ए प्लस ए बार हो, बी प्लस बी बार हो, सी प्लस सी बार हो, कोई सा भी वेरिएबल हो, तो मैं आपको याद रखने के लिए एक चीज़ बताता हूँ जिसमें एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बी लिखा और बी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस बी, ठीक है, 1 माइनस बी मैंने लिख दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो बी और बी कैंसिल हो गए, तो बचा के मेरे पास 1, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1 सिंपल इसको लिख दिया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा फिर, ए बी, फिर क्या बचा मेरे पास, ए बी। अब मैं क्या करूँगा कि ए बार डॉट 1, ठीक है, ए बार डॉट 1 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बार, ठीक है, ए बार डॉट 1 मतलब ए बार ही होगा, तो ए प्लस ए बार मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने साथ कर लिया, प्लस ऑफ ए बी यहाँ लिख दिया, ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब ए प्लस ए बार मेरे पास सिंपली क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, 1 प्लस ए बी होगा, ठीक है। अब 1 में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा जो आंसर आएगा 1 में जो मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो ये बनेगा 1, ठीक है, ये मेरा रहेगा फाइनल आंसर इसका, ठीक है, बात समझ में आई, आसान था। बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि इसका आंसर क्या होगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को डी मॉर्गन्स लॉ, अच्छा मैंने बोल दिया कि नहीं ये इक्वेशन जो डी मॉर्गन्स लॉ से आई है, ठीक है, ऐसा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप आइडेंटिटीज़ को याद रखिए कि वो कैसे काम कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वही क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा मेरे पास, एक है मेरे पास a प्लस ऑफ ए बार बी, ठीक है। अब ये इक्वेशन याद करिए कि कहाँ की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। b प्लस बी बार, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकता है बिना पेन चलाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं बात करूं a प्लस ए बार बी क्या होता था, a प्लस ए बार बी क्या होता था, a प्लस बी के फॉर्म में होता था भाई, ठीक है। ऊपर वाले बार को पूरा का पूरा भूल जाओ, ठीक है, ऊपर वाले बार को अभी हम
इग्नोर कर देते हैं, उसको भूल जाओ। सो मेरे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा यहाँ से, सॉल्यूशन जो है मेरा ए प्लस ए बार बी के फॉर्म में रहेगा मेरे पास, ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्म में, प्लस ऑफ डॉट है तो डॉट को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होगा, बी प्लस, ये सेम आइडेंटिटी है, वहाँ पे ए सेम था, यहाँ पे बी सेम है, तो मेरे पास बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों पे बार, समझ में आई बात। डॉट को मैंने करा कन्वर्ट प्लस में, और ए प्लस ए बार भी मेरे पास सिंपल आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, और बी प्लस बी बार ए मेरे पास सिंपल आइडेंटिटी होती है बी प्लस ए, मैंने दोनों के ऊपर बार लगा दिया। अब मेरे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए क्या होगा, ठीक है। या फिर आप इसको जो मैंने डॉट लगाया है, डॉट से प्लस में लेके गया हूँ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, याद करिए, मेरे पास एक आइडेंटिटी थी ए डॉट बी पे बार, तो वो क्या होता था, ए बार प्लस बी बार, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब मेरे पास जो फंक्शन आएगा मेरा, ये एफ है मेरा, ठीक है, ये एफ है और ये भी एफ मेरे को गिवन था। तो जो मेरा फंक्शन आएगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस ए को मैं सिंपली ए प्लस बी लिख सकता हूँ और बार, इसको पूरा ए मान लीजिए, इसको पूरा बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरी उसको एज इट इज फॉर्म में लिख सकता हूँ ए प्लस बी के बारे में, ठीक है भाई। अब मैंने डॉट को, सॉरी प्लस को कन्वर्ट करते हुए सीधा सा किस फॉर्म में ले आया मैं, डॉट के फॉर्म में, और ए बार डॉट बी बार, या तो फिर आपके चारों ऑप्शन में से ये तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा या तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है भाई। समझ में एक बात, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लास्ट में जाके, अभी के लिए अभी 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाएं। सो नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, ठीक है। ये तो सारे हमने देख लिए कि जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ थी, जो भी था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आगे जाके क्वेश्चंस के अंदर। सो नेक्स्ट डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। अब यहाँ से होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू, अभी तक था वो भी इंपॉर्टेंट था, बट जिससे मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें अब यहाँ से चालू हो जाएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप, मैक्स टर्म, मिन टर्म, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, छोड़ना मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक हेडिंग डालिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, और इतना अच्छा बताऊंगा कि एकदम मतलब एक ही बार में आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डालिएगा SOP, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है SOP, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है POS के फॉर्म में, जिसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है भाई। SOP होता है, POS होता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं SOP, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक क्या बनेगा, SOP, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देता हूं SOP। SOP में क्या आएगा हमारे पास, और सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, या फिर समझते हैं कि होता क्या है। इस पर डेफिनेशन की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिखोगे। सपोज एग्जांपल देते हैं, कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन सपोज करो मेरे पास है, एक है एफ के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में मेरे पास है। अगर मैंने लिख दिया a बार b प्लस ऑफ CD, आप मुझे बताओ ये SOP है या POS है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सिंपली लिख रहा है भाई ये SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमने सम करा है प्रोडक्ट का, सम करा है किसका, प्रोडक्ट का। तो ये क्या होगा मेरा SOP होगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है, आप बताना। सपोज करो फंक्शन मेरा y के फॉर्म में, y इक्वल्स टू a बार c, 3 वेरिएबल ले लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने लिखा a b बार c बार प्लस ऑफ मैंने एक लिखा a b c। अब ये बताओ, तो सिंपल मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने सम किसका करा है, प्रोडक्ट का। कौन कौन सा प्रोडक्ट का, a b c, ठीक है। हाँ, मतलब a बार c, a b बार c, a b बार c बार a b c, उसका क्या करा मैंने, सम करा, मतलब मैंने प्रोडक्ट का सम कर दिया। तो ये होता है आपका
सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, एक टर्म होती है, हेडिंग डालिएगा, कैनोनिकल फॉर्म। क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है भाई, कैनोनिकल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या होता है कैनोनिकल फॉर्म। तो लिखिएगा कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल या फिर फॉर्म को काट के पहले ये लिख लीजिए, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज, क्या होता है? इज दैट इन विच ऑल products contains equal number of वेरिएबल्स। किसको कहते हैं भाई? कैनोनिकल फॉर्म जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो। ठीक है, वो एसओपी, ऐसा एसओपी जिसमें इक्वल नंबर ऑफ हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। ठीक है भाई, समझ में ही बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि एग्जांपल मेरे पास है ए बी सी, सपोज करो ए बी सी मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ए बार बी सी बार। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, ए बी और सी बार। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, इज अ कैनोनिकल फॉर्म। कैसे हुआ कैनोनिकल फॉर्म? समझ में आया? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे हमको दिखे। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ सम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा POS। ठीक है भाई, POS मैंने लिखा। सो POS में आप एक एक्सप्रेशन कंसिडर करिएगा। सपोज करो मेरे पास है कंसिडर गिवन एक्सप्रेशन, जैसे गिवन एक्सप्रेशन जो है मेरे पास एफ के फॉर्म में ये है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, और मैंने क्या लिखा, a बार प्लस b बार। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसको आगे से पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट किसका? सम का। तो ये क्या मेरे पास a प्लस बी, a बार प्लस b बार, और इसका मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, POS के फॉर्म में। जैसे मेरे पास एक और फंक्शन है, सपोज करो मेरे पास दूसरा फंक्शन जो है वो है a प्लस बी प्लस ऑफ सी बार। ठीक है, रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, और मैंने कर दिया डॉट a प्लस बी प्लस ऑफ सी। ठीक है, या चाहे यहाँ पे भी बार लगा दो। अब ये किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, सम का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर एक बात आती है। ठीक है, एक हेडिंग डालिएगा, बूलियन एक्सप्रेशन। उसमें एक छोटा सा, मतलब मैं बोलूँगा सब टॉपिक, या फिर या तो मैं कहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो एक हेडिंग डालिएगा, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आता है, वेरिएबल। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल। और दूसरी चीज़ क्या आती है मेरे पास, लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स में भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले वो इनसाइट के अंदर कि बताओ वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, सॉरी, उससे समझते हैं। ठीक है, एक सपोज करो f है मेरे पास ए बी बार। ठीक है, ए बी बार प्लस बी सी प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए सी बार। अब आपको बताने कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, सिंपल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताओ इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, बोल दोगे कि 3 होंगे। ठीक है, 3 होंगे। कौन कौन से? ए बी और सी। ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ लिटरल्स कितने होंगे। ठीक है, तो लिटरल्स के केस में आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि उसमें टोटल है कितने। तो मैं अगर टोटल काउंट करूँ तो 2, 4, 6 और 8, तो मेरे पास टोटल लिटरल्स कितने हो गए, 8। ठीक है, समझ में ये बात कैसे हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है। ठीक है, काउंटिंग करना है, बात समझ में आई भाई। वेरिएबल कितने हो गए, 3 ए बी सी, और लिटरल्स कितने हो गए, 8। कौन से? ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी बार। समझ में आई बात? ठीक है, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फंडामेंटल प्रोडक्ट एंड फंडामेंटल सम। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, फंडामेंटल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एंड फंडामेंटल सम, ठीक है, एंड फंडामेंटल सम, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट में सबसे पहले टर्म आप डालिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो है वो लिखिएगा फंडामेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, फंडामेंटल प्रोडक्ट, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर कौन सा है, फंडामेंटल प्रोडक्ट को मैं लिखूंगा FP, ठीक है भाई, चलेगा, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, टाइम बचेगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रोडक्ट, तो फंडामेंटल प्रोडक्ट में क्या है कि पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए कि ये एक्चुअल होता क्या है। आपको 90% चीज़ें डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी, और जो 10% बचेगा वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखिएगा FP, ठीक है, अ फंडामेंटल प्रोडक्ट, अ फंडामेंटल प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स, किसका, बाइनरी वेरिएबल्स का, इज अ प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स विच इज इक्वल टू, या तो हम कहें विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 1 फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है भाई, समझ में आया। और 1 के लिए तो हो गया, एंड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज। इसको आप ऐसे बंद कर लीजिए ताकि आपको समझ में और दिख जाए और अच्छे से समझ में कि 0 लिखा हुआ है, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। अब मैं सिंपल कहूँ कि फंडामेंटल प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बट इसका यूज़ आगे बहुत होगा, तो इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, और मे बी 1-2% चांस है कि मे बी पूछ भी ले, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको टेबल बना के, ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी। अब हम समझते हैं इसको टेबल बना के, तो आप कंसिडर करिएगा, कंसिडर 2 वेरिएबल्स A एंड B, ठीक है, 2 वेरिएबल मुझे कंसिडर करना है, 2 वेरिएबल्स A एंड B, ठीक है, और इस वेरिएबल्स में 4 सेट्स ऑफ वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है, 4 सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं। सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे A, और यहाँ पे लिख दिया मैंने B, और ये मेरे पास ऐसे, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया मेरे पास ट्रूथ टेबल TT, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फंडामेंटल प्रोडक्ट में पहला आप सपोज करो, पहला सेट आप कंसिडर करो, ठीक है, कंसिडर मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट सेट, ठीक है, कंसिडर मैंने कर लिया कि मेरे पास फर्स्ट सेट है, कंसिडर फर्स्ट सेट, जो कि कौन सा है, A और B में, कंसिडर फर्स्ट सेट 0 0, ठीक है, 0 और 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे A इक्वल टू 0 है, ठीक है, सिंस A इक्वल टू 0, तो मैं क्या बोलूँगा, देन राइट A बार फॉर A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, तो मैंने A को क्या लिख दिया, A बार। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंड B इक्वल टू 0, तो मैं क्या कर दूंगा, देन राइट B बार। बात समझ में आई, सिंपल। मैंने क्या करा, A इक्वल टू 0 है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या है, A इक्वल टू 0 है और B इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या करा, उनको A बार और B बार कर दिया, ठीक है, और उसका मुझे क्या करना, प्रोडक्ट, ठीक है, उसका मुझे क्या करना, प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख दूंगा A बार डॉट B बार। बात समझ में आई भाई, A बार डॉट B बार। मैंने क्या करा, फर्स्ट सेट कंसिडर करा, फिर से समझते हैं, कंसिडर करा मैंने फर्स्ट सेट जो कि मेरा 0 0, और फिर मैंने उसको क्या लिख दिया, A इक्वल टू 0 को मैंने क्या लिख दिया, A बार, और B इक्वल टू 0 को मैंने लिख दिया B बार, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, एक सेट तो हमने कर लिया, बट अब 1 के फॉर्म में क्या होगा वो भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स का आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ स्टेप्स, फॉलो दी स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आप हेडिंग डालिएगा जो कि आपको याद रखना है, कौन सी, फॉलो दी स्टेप्स,
यहाँ लिखिएगा फॉलो द स्टेप्स। क्या स्टेप्स रहने वाली है, ठीक है, समझते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। सो पहले मैंने लिखा कि पुट अ बार इफ द वेरिएबल, ठीक है, इफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है तो मुझे क्या करना है, बार पुट करना है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या है, डू नॉट पुट अ बार, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू 1 वाले केस में हमको बार पुट नहीं करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, पुट डॉट्स बिटवीन देम, बस सिंपल, पुट डॉट्स बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स जितने भी आपके आंसर में निकल के आ रहे हैं उन पे सब पे आपको क्या करना है, या फिर लिख लीजिए फॉर्म्ड विद स्टेप 1 and 2, स्टेप 1 and स्टेप 2, ठीक है भाई, समझ में ही बात। अब फंडामेंटल प्रोडक्ट जो भी, मतलब मैंने ऊपर टेबल ले रखी थी, सपोज मैंने टेबल क्या ले रखी थी, मैं टेबल यहाँ पे वापस से लिखता हूँ। मैंने टेबल ले रखी थी ए और बी, ठीक है भाई। मेरा क्या था 0 0, ठीक है, पहला क्या था 0 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर क्या 1 0, ठीक है, 0 0 0 1, फिर क्या था मेरे पास 1 0, और फिर क्या था मेरे पास 1 1, सिंपल है, ठीक है भाई। अब मैं बोलूँ एफ पी इसका क्या होगा, फंडामेंटल प्रोडक्ट इसका क्या निकल के आएगा, तो मेरे पास ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, मतलब मैं क्या करूँगा, दोनों के ऊपर ए बार डॉट बी बार कर दूंगा, ए बार डॉट बी बार। अब ए इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करूँगा, ए बार, और बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे बी, ऐसा कैसा लिख दूंगा। अब ए इक्वल टू 1 है तो ए, और बी इक्वल टू 0 है तो बी बार, और ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 है तो ए डॉट बी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। समझ में आई बात भाई, बहुत इजी है। फिर से समझते हैं होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। मैं टेबल को देख रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने बोला आपको कि फंडामेंटल प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो, ठीक है। फंडामेंटल प्रोडक्ट इस टेबल का क्या है, तो मैं क्या देखूंगा, सिंपल कि मेरे पास ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, जहां मुझे 0 दिखता है मैं क्या करूंगा, ए बार और बी बार, और जहां मेरे को वैल्यू 1 दिखती है मैं वहां क्या करूंगा, बार नहीं लगाऊंगा, और सिंपल जो भी मेरा मतलब एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसके बीच में मुझे डॉट पुट करना है, बस एज सिंपल एज दैट। दूसरा हमारे पास क्या है, पहला क्या था हमारे पास कि हमने देखा था कि पहला हमारे पास था फंडामेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो निकल के आता है वो होता है फंडामेंटल सम, ठीक है भाई। दूसरा क्या है मेरे पास, फंडामेंटल सम, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सेकंड नंबर, फंडामेंटल सम, फंडामेंटल सम, या मैं कहूँ एफएस, शॉर्ट फॉर्म एफएस। अब इसमें क्या बहुत सिंपल है, अगर फंडामेंटल प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया तो फंडामेंटल सम आपका सिर्फ 2 सेकंड का काम है, ठीक है। कितना, 2 सेकंड का, सिर्फ स्टेप्स लिख लीजिए इसमें, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल स्टेप, उसमें मैंने इतना सब कुछ समझाया, बस इसमें डायरेक्टली मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा और आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल स्टेप लिख लीजिएगा, यहाँ पर डालिएगा स्टेप्स, और पहली स्टेप इसमें सबसे पहले लिखिएगा कौन सी है, पुट अ बार ओवर अ वेरिएबल, ठीक है। कहाँ, पुट अ बार कहाँ पे, ओवर अ वेरिएबल विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई, बार कहाँ पुट करना है, उस वेरिएबल के ऊपर जो 1 के इक्वल, ठीक है। और कहाँ पुट नहीं करना है, डू नॉट पुट अ बार over a variable which is
over a variable which is equal to 0, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, समझ में आई। थर्ड क्या है, अब थर्ड में थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट a प्लस, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a प्लस, ये प्लस है, a प्लस साइन, ठीक है, बिटवीन ऑल वेरिएबल्स, बिटवीन ऑल वेरिएबल्स। ठीक है भाई, सिंपल क्या करना है कि मुझे बार पुट करना है अगर मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 आती है, और मुझे बार नहीं पुट करना है जो वेरिएबल की वैल्यू जो है मेरे 0 के इक्वल आती है। अब मेरे पास है सिंपल एक ट्रूथ टेबल, ठीक है, यहाँ पर डालिएगा टी, ठीक है। टी के फॉर्म में मेरे पास क्या है कि सपोज करो मेरे पास सिंपल मैं वही 4 का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, जो कि सबसे पहले मेरे पास क्या बनेगा 0 0, ठीक है, 0 1, ठीक है, 0 1 के बाद क्या बनेगा 1 0, उसके बाद क्या बनेगा मेरे पास 1 1। अब मैंने बोला यहाँ पे फंडामेंटल सम क्या होगा, एफ क्या होगा, फंडामेंटल सम क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास अगर 0 दिख रहा है तो आपको बार जो है वो पुट नहीं करना है, ठीक है, बट वहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या था कि हम 0 के ऊपर बार जो है वो पुट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो a प्लस ऑफ b, ठीक है भाई, पहले लिख लिया कि 0 दिख गया हमको, तो a इक्वल टू 0 मतलब a एज इट इज लिख लिया, b एज इट इज लिख लिया, और दोनों के बीच में हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि a प्लस ऑफ, अब यहाँ सोचिए क्या होगा, ठीक है, b बार, ठीक है, यहाँ पे होगा a प्लस b बार, और यहाँ क्या होगा a बार प्लस ऑफ b, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास a बार प्लस ऑफ b बार, ठीक है भाई। तो ये फंडामेंटल प्रोडक्ट और फंडामेंटल सम ऐसे है, ठीक है। मे बी इसके ऊपर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट इसका यूज़ हमको आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आपको इसको पूरा अच्छे से याद रखना है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है फंडामेंटल प्रोडक्ट और फंडामेंटल सम में, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यार अभी तक ये सारी थ्योरी थी, ठीक है, आगे बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हैं, और जैसे मिन टर्म हो गया, मैक्सटर्म हो गया, के मैप हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।